इसराइल की लॉबी अमेरिका में बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस्राएली प्रधानमंत्री की आदत शुरुआत से देखी गई है कि वो ईरान को लेकर कुछ इस तरीके से बातें रखते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनकी बातों में आ भी जाते हैं। जब जब बातचीत पटरी पर आती है, जब हमास और इसराइल की खुद की बातचीत चल रही थी, मार्च तक आते आते फिर इसराइल मुकर गया और उसने गजा पर हमले शुरू कर दिए। ईरान अमेरिका को कभी भी निशाना बना सकता है और बोस्टन, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, तमाम अमेरिकी जो इलाके हैं, शहर है, वो ईरान की जद में है। कि अमेरिका से जिस तरह से उनको मदद मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध की स्थिति में या उस तरह के तनाव की स्थिति में मिलती है, और वो अगर मिलना कम हो जाए तो इसराइल के लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। लाइव हिंदुस्तान के मॉर्निंग शो में आपका बहुत स्वागत है। मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं इमरान खान जी। नमस्कार। मिडिल ईस्ट में एक और जंग की आहट तेज हो गई है। एक तरफ गजा में शांति के लिए लोग उम्मीद कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अब ऐसा लग रहा है कि जैसे इस्राइल की एक रणनीति पुरानी वाली फिर से दोहराई जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी रणनीति की जिसमें एक और सीज फायर होता है तो दूसरी तरफ युद्ध को दोबारा से छेड़ दिया जाता है। कुछ यही अनुमान अब जो जानकार हैं, जो विश्लेषक हैं, वो लगा रहे हैं, क्योंकि इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसा संदेश दिया है जिसमें सिर्फ इस संदेश के अगर मायने आप देखेंगे तो ये पुराने वाले बयान की तरह ही दिखाई देगा जैसे उस वक्त दिखाया जा रहा था कि न्यूक्लियर हथियार बना रहा है और अमेरिका निशाने पर होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू ने एक संदेश भेजा है जिसमें उन्होंने बताया है कि ईरान एक ऐसी आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण कर रहा है जो अमेरिका के फ्लोरिडा तक मार कर सकता है। यहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर का नाम भी लिया है, मार ए लागो। अब सवाल यह है इमरान जी कि जिस तरीके से शुरुआत में ही मैंने चर्चा में बताया कि किस तरीके से इस्राएली प्रधानमंत्री की आदत शुरुआत से देखी गई है कि वो ईरान को लेकर कुछ इस तरीके से बातें रखते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनकी बातों में आ भी जाते हैं और बाकायदा एक नया युद्ध शुरू हो जाता है। तो क्या इस बार भी कुछ इसी तरीके से है, और अगर ऐसा हुआ तो ईरान के लिए कितना घातक होगा या फिर इस्राइल के लिए खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी? देखिए, इसराइल की लॉबी अमेरिका में बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही वजह है कि कई बार अमेरिका को मजबूरी में ही सही इसराइल का साथ देना पड़ता है। और इसको वैसी मजबूरी मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है, क्योंकि आरोप लगता है कि मिडिल ईस्ट में इसराइल तो पश्चिमी देशों की चौकी है एक तरह की, और वो वहां पर कंट्रोल हासिल रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए, तेल की दौलत को अपने यहाँ लाने के लिए, ऑयल के लिए इसराइल का इस्तेमाल करते हैं। और इसराइल का वजूद भी इसी वजह से मजबूती से बना हुआ है और अमेरिका का उस पर हाथ है। लेकिन जिस तरह पीएम नेतन्याहू ये कोशिश करते हैं तो उसको उस नजर से भी देखा जाता है कि जब जब शांति की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब जून में जब ये 13 दिनों की जो 12 दिनों की जंग हुई थी, उससे पहले कितना अच्छा माहौल बना था अमेरिका और ईरान के दरमियान। बातचीत बहुत मुस्बत तरीके से चल रही थी न्यूक्लियर डील को लेकर के, और बहुत कुछ सकारात्मक हो रहा था। लेकिन अचानक इसराइल ईरान पर हमला कर देता है। उससे अलग अगर हम देखें तो उससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है कि जब जब बातचीत पटरी पर आती है, जब हमास और इसराइल की खुद की बातचीत चल रही थी, मार्च तक आते आते फिर इसराइल मुकर गया और उसने गजा पर हमले शुरू कर दिए। तो शांति, ऐसा एक्सपर्ट कहते हैं, ऐसा आरोप भी लगता है कि शांति प्रक्रिया जब जब शुरू होती है और ऐसा लगता है कि अब जंग रुक जाएंगी, अब कुछ हालात सामान्य होंगे, इसराइल उसमें कहीं ना कहीं रुकावट डालने की कोशिश करता है। यह आरोप लगता रहा है। और पीएम नेतन्याहू का जो ताजा बयान है कि अमेरिका को इसराइल जो है, ईरान अमेरिका को कभी भी निशाना बना सकता है और बोस्टन, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, तमाम अमेरिकी जो इलाके हैं, शहर है, वो ईरान की जद में है। ये कह के उकसाने वाली कार्रवाई पीएम नेतन्याहू की तरफ से होती ताकि अमेरिका ये ना सोचे कि ईरान का खतरा खत्म हो गया या उस खत्ते में शांति आ गई या उसने कुछ ऐसा कर लिया। वो कहीं ना कहीं उस तनाव को बरकरार रखने की कोशिश में रहते हैं, और ऐसा आरोप लगता है कि उसी से इसराइल में उनकी सियासत चलती है। और इसराइल की सियासत का मुख्य जो एक अहम स्तंभ जिसको हम कह सकते हैं,
या एक बड़ी सोच हम कह सकते हैं वो है जंग। जब तक जंग रहेगी, युद्ध रहेगा, इस्राइल में सब कुछ ठीक रहेगा, शांति हो जाएगी तो इस्राइल के वजूद के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का उनको पूरा सपोर्ट है और अमेरिका से पैसा, हथियार, ऐसा आरोप लगता, हम ये बात नहीं कह रहे हैं, ये तमाम एक्सपर्ट बताते हैं कि अमेरिका से जिस तरह से उनको मदद मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध की स्थिति में या उस तरह के तनाव की स्थिति में मिलती है, और वो अगर मिलना कम हो जाए तो इस्राइल के लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। तो मुझे लगता है कि शायद ये वजह है कि पीएम नेतन्याहू इस तरह की बात कर रहे हैं, अमेरिका को चेता रहे हैं कि ईरान ने ऐसी मिसाइल तैयार की है जो आपको, यानी उसमें 8,000 किलोमीटर उसकी रेंज है, तो वो कह रहे हैं कि 3,000 किलोमीटर और उसमें जोड़ दिया जाए तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप के घर तक पहुंच सकती है। तो इस तरह की बातें इस वक्त करना कुछ इसी तरह के संकेत हैं। सवाल ये दर्शकों के लिए बहुत अहम हो जाता है इमरान जी की, अगर इस बार ईरान पर हमला हुआ तो क्या वाकई में ये ईरान के लिए मुश्किल होगा या फिर इस्राइल के लिए खुद के पैर पर कुल्हाड़ी? जैसा मैंने पहले भी यही सवाल किया था आपसे कि दर्शकों के लिए सबसे ज्यादा मायने रख रहा है, क्योंकि जो 13 दिन का युद्ध था उसमें ईरान बाद में चलकर हावी बहुत हुआ था, लेकिन शुरुआत में उसके सिस्टम कोलैप्स कर गए थे। बिल्कुल, और इसके लिए हमें लगता है कि ईरान भी अब अपनी तैयारियों को नए सिरे से अंजाम दे ही रहा है, और जो खबरें आती रहती हैं लगातार मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से वो यही है कि ईरान ने अपने आप को उन 12 दिनों की जंग से सीखकर और बेहतर तरीके से अपनी युद्ध क्षमताओं को, अपनी जो जंगी सलाहियत है उनको मांझा है, मजबूत किया है, और लगातार वो जंग की तैयारी कर रहा है, क्योंकि लगातार हम इसमें पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं ईरान पर अटैक की आशंका बन रही है, और ईरान से पहले हो सकता है इस्राइल पर हमला हो जाए, माफ कीजिएगा, इराक पर हमला हो जाए, इस्राइल पर इराक पर हमला हो जाए। लेकिन एक बात जो मैं कहते हुए अभी मेरी जबान वहां चली, वो सच भी है कि हो सकता है कि इस्राइल पर हमला हो जाए, क्योंकि ईरान ये बातें या इस तरह के संकेत दे चुका है कि इस्राइल पर वो पहले हमला कर सकता है। अभी तक तो ईरान पलटवार करता रहा है, उसने हालांकि 2 बार पहले हमले किए हैं इस्राइल पर, छोटे हमले थे वो। इसके बाद जब इस्राइल ने हमला किया जून में तो ईरान का पलटवार उसने देखा। लेकिन जिस तरह से वहां का मीडिया जो हम तक खबरें भी पहुंच रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हम बता भी रहे हैं, ईरान में जो एक्सपर्ट है वहां के और मिडिल ईस्ट के, वो भी बता रहे हैं कि ईरान का मीडिया अपनी आवाम को कहीं ना कहीं तैयार कर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें कॉन्फिडेंस भरने की कोशिश लगातार कर रहा है कि आपने 12 दिनों की जंग में वो कमाल कर दिखाया, तो कहीं ना कहीं उनमें गर्व का एहसास करा रहा है। तो इसके पीछे अगर ईरान में तमाम कवायद चल रही हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी जनता को युद्ध के लिए तैयार भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ईरान ही पहला हमला इस्राइल पर कर दे, या फिर अगर इस्राइल ईरान के बदले पहले इराक पर हमला करता है, क्योंकि जो ईरान की जो प्रॉक्सी है, एक बड़ी प्रॉक्सी इराक में है, और इराक में तो बहुत ज्यादा दखल है ईरान का। तो हो सकता है कि इराक पर पहले हमला हो जाए, उस प्रॉक्सी पर, हश्द-उश-शाबी जिसका नाम है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स जिसे कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हो सकती है। इधर गजा के लिए सीज फायर हो, मान लीजिए ये सीज फायर कुछ सकारात्मक हो जाए तो एक नया मोर्चा खुल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है दिव्यांशु। क्योंकि हमने देखा ना किस तरीके से रूस से MiG-29, इसके अलावा S-400 डिफेंस सिस्टम की खेप भी पहुंच चुकी है। इस वजह से ऐसा लग रहा था कि ईरान भी खुद भी हमले की तैयारी में है, जिस तरीके से अगर आगे इस्राइल कुछ इस तरीके की खुराफात करता है। बहरहाल सवाल एक और अहम हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से इमरान जी एक बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को भी हैरान कर दिया, चेता दिया, धमकी भी एक तरीके से समझ सकते हैं कि अमेरिका फर्स्ट की नीति नहीं चलेगी। यानी अब इस्राइल को भी कंसीडर करो आप। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, अब वो बिल्ली कहीं ना कहीं अब पंजा मारने की कगार पर है उसी मालिक पर, जो अभी तक ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे नेतन्याहू। अगर हम देखें इस पूरे उनके बयान को कि कोई भी देश इस तरीके से नहीं कह सकता, जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद ही कहते आए कि अमेरिका फर्स्ट की नीति चलेगी। जी, ये भी पीएम नेतन्याहू की उसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है जिसके तहत वो चाहते हैं कि वॉर का, जंग का एक नया मोर्चा खुला रहे। उससे इस्राइल को फायदा होता है, जैसे कि हमने अभी चर्चा की। और यही वजह कि वो अमेरिका को ये एहसास दिलाना चाह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट का मतलब ही ये है कि अमेरिका कहीं भी जंग को रुकवाएगा, एक माहौल बनाएगा
और अपना लॉस नहीं करेगा। देखिए कहीं भी जंग होती है और उसमें अगर अमेरिका इन्वॉल्व है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो लॉस तो उसका भी होता है ना। भले वो अपने सैनिक न उतारे, लेकिन उसका पैसा लगता है, उसके रिसोर्सेज लगते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे अमेरिका को भी नुकसान होता है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका फर्स्ट के तहत नहीं चाहते हैं कि वो नुकसान अमेरिका को भुगतना पड़े, इसलिए वो कहीं पर भी जंग को रुकवाने की कोशिश में रहते हैं, जैसा कि वो दावा करते हैं। ठीक है, अब भले ही उनका दावा सिर्फ दावा ही हो, जंगें तो अभी भी चल ही रही हैं। उनके जनवरी में वो सत्ता में आए थे, उसके बाद से कोई भी ऐसी जंग जो कि पहले से चल रही थी नहीं रुकी, चाहे गजा की बात हो चाहे यूक्रेन की बात हो। बहरहाल अगर वो इस दिशा में बढ़ भी रहे हैं कुछ गंभीरता के साथ, तो इसराइल की पूरी कोशिश रहती है कि उनको ये एहसास कराता रहे कि आप ये मत सोचिए कि आप अपने हिसाब से चला लेंगे, नहीं, आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, या आपको हमारे लिए खर्चा करना पड़ेगा, या एक तरह से अपना हाथ हम पर रखना पड़ेगा, आप हमसे हाथ खींच नहीं सकते। तो बार बार वो ये एहसास कराते रहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के तहत बिल्कुल निष्णांत ना हो जाना, बिल्कुल अलग मत हो जाना, बिल्कुल हट मत जाना। आपको कहीं ना कहीं ये भी हमारा साथ भी जरूरी है। वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा साथ भी आपको जरूरी है, हम जैसे लड़ाके आपको चाहिए, हम जैसे एक्टिव पार्टनर आपको चाहिए। ये तमाम बातें वो अमेरिका को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना समझना कि आप हमसे हाथ हटा लोगे या आप रुक जाओगे तो हम खत्म हो जाएंगे या हम थम जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इसराइल का वजूद तो अमेरिका से है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसराइल अमेरिका को भी कहीं ना कहीं ये एहसास दिलाना चाहता है कि आप मगर ये मत समझना कि हमारा वजूद आपसे, आपको लड़ते रहना पड़ेगा हमारे लिए, हमारा साथ देना पड़ेगा। अब उसके पीछे बहुत सारी उनकी समझौते हैं, करार हैं, वहां पर इसराइल का बहुत बड़ा दखल है, अमेरिका में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जिसके चलते कहीं ना कहीं अमेरिका को भी इसराइल का साथ देने के लिए मजबूर होना पड़ता है, ऐसा मिडिल ईस्ट के जानकार बताते रहे हैं। तो जिस हिसाब से कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि ईरान के लिए ये सब तैयारी चल रही है जी, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में अगर ईरान पर हमला होता है तो अमेरिका उसी रोल में एक बार फिर से नजर आएगा? जिस तरीके से इस्फहान, फोर्दोज, नतांज पर हमले हुए थे, उसके बाद खुद भी कहीं ना कहीं अमेरिका को ये लगा था कि अब थम जाना चाहिए। हमने देखा कि जिस तरीके से अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने पलटवार कर दिया, उसके बाद आनंद फानंद में राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट आता है कि हमला वैसा नहीं था जैसा हमने सोचा, या फिर दूसरी तरफ उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि कोई नुकसान नहीं हुआ, और अगले दिन फिर से वो एक ट्वीट करते हैं कि अब सीज फायर की घोषणा होने वाली है। तो कुल मिलाकर यह देखा गया था कि किसी तरीके से जब अमेरिकी एयरबेस पर हमला हुआ तो जंग को रोकने की पूरी कवायद की गई अमेरिका की तरफ से, पूरी फोर्सेस के साथ फुल। तो इस बार भी क्या अमेरिका वही चीज करेगा अगर संभावित हमले? देखिए, अमेरिका और इसराइल की दोस्ती पर तो कोई शक नहीं किया जा सकता, लेकिन वो प्रेसिडेंट ट्रंप है, ये भी समझने की जरूरत है ना। इस वक्त जो नेतृत्व अमेरिका में है वो बहुत ही अलग तरह का है। कब क्या कर दें कोई नहीं जानता, या कब किस दिशा में मूव कर जाएं, बहुत सरप्राइज रहता होगा। उनके अभी 2 दिन पहले ही जब उन्होंने पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की और वो हमास के हवाले से कोई बात कह रहे थे, तब प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन्हें लताड़ लगाते हुए कहा कि आप बहुत नेगेटिव हैं, बहुत सारी बातों को कंसीडर कीजिए और आगे बढ़िए, आप बहुत नेगेटिव हैं। तो इस तरह की बात उनका कह जाना, या कतर को अभी फोन लगाइए और बात कीजिए और माफी मांगिए, इस तरह की बात कह जाना, ये प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी एक हुसूलियाबियां हैं, अपनी एक उनकी एक छवि है, अपना एक उनका तौर तरीका है, जिसको हम कह सकते हैं। तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं होगा कि बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएं आगे चलकर प्रेसिडेंट ट्रंप और इसराइल को अकेला छोड़ दें। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम इसलिए हो जाती है दिव्यांशु कि बहुत बड़े बड़े पैक्ट हैं इसराइल और अमेरिका के दरमियान, और अमेरिका का इंटरेस्ट उस पूरे खित्ते में, मिडिल ईस्ट में इसराइल की वजह से है। वहां पर अमेरिका मजबूत इसलिए भी रह पाता कि वहां इसराइल है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके चलते अमेरिका इतनी आसानी से तो इसराइल को नहीं छोड़ेगा, या इसराइल से हाथ नहीं खींचेगा, या कोई बड़ी जंग होती है इसराइल उसमें कूदता है तो अमेरिका एकदम हट नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं अमेरिका को मजबूर होना पड़ता है। हमने देखा ईरान के वक्त अभी कि अमेरिका को आखिरकार बम मारना पड़ा, जब बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा इसराइल पर, तो अमेरिका को आना पड़ा। तो ये अमेरिका की मजबूरी हो जाती है। लेकिन हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप है, वो कुछ भी आकस्मिक कर सकते हैं। किसी दिन ऐसा भी आए कि
वो कह दें कि नहीं भाई अब हम नहीं साथ नहीं कर देंगे। सकते। हाँ। ये हो सकता है, सिर्फ वो है इसलिए हो सकता है। कोई और प्रेसिडेंट होता तो शायद ऐसा ना होता, जो लेकिन उनका नेचर जिस तरह का है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज देते हैं। तो किसी दिन पीएम नेतन्याहू को ये सरप्राइज भी मिल जाए तो कोई आश्चर्य या ताज्जुब नहीं होना चाहिए। एक अंतिम सवाल रहेगा मेरा, ये सबके मन में ख्याल बहरहाल आता भी होगा, क्या ऐसा इसराइल के पास है और क्या ऐसी वजह है कि अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति रहे हों, जी खुद अभी फिलहाल के राष्ट्रपति की बात करें या जो बाइडेन की बात करें जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, किसी राष्ट्रपति के पास या तो हम हिम्मत की बात कहें जी या फिर उस सोच की बात कहें कि किसी ने भी इतनी जहमत नहीं उठाई कि इसराइल को उस तरीके से रोकने की कोशिश करें कि बार बार की जो आपकी आदत है जी इसे छोड़ दो, या फिर आगे अगर आपने ऐसा किया तो अमेरिका आपके साथ कतई खड़ा नहीं होगा। क्या इस तरीके की चीज है कि एक तरीके से धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल भी किया जाता है कि मागा वाली रणनीति नहीं चलने वाली? जी जी उसके लिए बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं तरह तरह की दलील देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो इसराइल की खुफिया एजेंसी को मालूम है, जिसके चलते अमेरिका को कई बार झुकना पड़ता है। हालांकि हम इस तरह की दलीलों की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इसराइल और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो इसलिए भी मजबूत हैं क्योंकि उस पूरे रीजन में अरब मुल्कों, खासतौर से पैसे वाले अरब मुल्कों, तेल की दौलत से, वहां तेल निकलने के बाद अमेरिका ने इसराइल को वहां बढ़ाया और मजबूत किया। उसकी वजह थी कि उन तमाम अरब देशों को डर दिखा करके, उनको एक खौफ दिखा करके अमेरिका वहां पर मजबूती से खड़ा रह सके। और अभी आपने देखा ना कतर के साथ ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने समझौता किया, अमेरिका ने नहीं, है ना। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल के दौरान जब तक मैं कुर्सी पर हूं, अगर कतर पर अब किसी ने हमला किया तो वो अमेरिका पर हमला माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो पहले इसराइल के जरिए उस तरह से इसराइल ने किया कतर पर हमला, तो इसराइल का एक खौफ दिखाकर भी अमेरिका अरब देशों से डील करता है, बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां अपने यहाँ लेकर आता है। और तेल की ताकत एक ऐसी ताकत है जहां जिसके चलते ही अमेरिका वहां मौजूद है और मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने में लगा रहता है, क्योंकि जब तक वहां तेल है तो अरब देशों को एक खौफ की भी जरूरत है, वरना वो तेल की दौलत से इतने माला माल है और उनके पास इस कदर पैसा, इस कदर की वो मजबूत, तब भी वो एक मजबूत सेना क्यों नहीं बना पाए। इसराइल के खिलाफ एक मजबूत सेना वो बना सकते थे, लेकिन कभी उन्होंने नहीं बनाया क्योंकि वहां मौजूद है अमेरिका। वो अपनी सुरक्षा के लिए इसलिए अमेरिका पर डिपेंड है। अमेरिका ने उनको इस तरह से कर दिया है कि आपको अपनी सुरक्षा के लिए हम पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन किससे उनको खतरा है? तो अगर उनको इसराइल से खतरा है, वैसे तो ईरान से ज्यादा खतरा है, ठीक है, लेकिन अगर इसराइल से खतरा है जिसके नाम पर अमेरिका उन्हें तमाम तरह की सहयोग और सहायता देता है, तो ये वजह भी है कि कहीं ना कहीं इसराइल का खौफ दिखाने की वजह से अमेरिका को अरब देशों से फायदा मिलता है, समझौते मिलते हैं, पैसा मिलता है और भी चीजें मिलती। तो वही कारण है कि वो इसराइल को ऐसा नहीं छोड़ सकता, या वो एक कमजोर एक नस है अमेरिका की, जिसके चलते इसराइल का मजबूत वजूद रहना वहां बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका इमरान खान जी उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के अब थमने के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। माना जा रहा है कि जल्दी दोनों के बीच युद्ध विराम का ऐलान भी हो जाएगा। ये सब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान के तहत ही हो रहा है। जहां एक तरफ ट्रंप युद्ध रोकने के लिए बड़े और कड़े कदम उठा रहे हैं, तो इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को फोन पर बातचीत की। खबर है कि इस फोन कॉल पर दोनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा में सीज फायर योजना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत हुई है। यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब दुनिया भर में चल रहे संघर्षों जैसे रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास तेज हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं ने सीरिया में स्थिरता लाने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम का राजनयिक समाधान तलाशने की संभावनाओं पर भी चर्चा की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पुतिन को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी हैं। बता दें आपको, गाजा में चल रहे संघर्ष को रोकने के लिए इस समय हमास और इजरायली प्रतिनिधियों के बीच संघर्ष विराम वार्ताएं फिर से शुरू हो गई हैं। यह संघर्ष
7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा दक्षिणी इजराइल पर हमले के बाद भड़क उठा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तुत शांति योजनाओं को लेकर दोनों पक्षों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इस योजना के तहत गाजा में बंदी बनाए गए इजरायली नागरिकों की रिहाई के बदले इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा। हालांकि इस योजना के कुछ अहम बिंदुओं पर अभी भी बातचीत जारी है। इसी बीच ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। अगस्त में अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच एक मुलाकात हुई थी, जिसमें यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई थी। हालांकि यूक्रेन और यूरोपीय देशों की अपील के बावजूद तत्काल संघर्ष विराम पर कोई सहमति नहीं बन सकी थी। इसके अलावा परमाणु हथियारों की होड़ को सीमित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। सोमवार को क्रेमलिन ने डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी का स्वागत किया, जिसमें उन्होंने रूस द्वारा 2010 के न्यू स्टार्ट परमाणु हथियार नियंत्रण संधि को 1 साल और आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को अच्छा विचार बताया था। पुतिन ने हाल ही में अमेरिका से इस संधि को आगे बढ़ाने की अपील की थी और कहा था कि रूस इसके लिए तैयार है। ट्रंप की सहमति ने इस संधि के भविष्य को लेकर नई उम्मीदें भी जगा दी हैं। इस बीच वैश्विक स्तर पर इन कूटनीतिक प्रयासों को इस रूप में देखा जा रहा है कि शांति बहाली की दिशा में अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे बड़े देशों की भूमिका आने वाले समय में निर्णायक हो सकती है। फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों से गाजा की जंग में हल्का युद्ध विराम लागू तो हो गया है, लेकिन यूक्रेन और रूस अभी भी आपस में उलझे हुए हैं और उनके बीच युद्ध लगातार जारी है। राष्ट्रपति बनते ही 24 घंटे के अंदर इस युद्ध को रुकवा देने का वादा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप आज अपनी शपथ के लगभग 8 महीने बाद भी इसे रुकवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये युद्ध अभी तक थमता नहीं दिख रहा। हालांकि जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की उम्मीद जगी है, उससे माना जा रहा है कि अगला नंबर रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर भी आ सकता है और हो सकता है कि इन दोनों के बीच भी युद्ध विराम हो जाए।